नमस्ते विद्यार्थियों, बगरू महिला पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में मैं अनिल कुमार छिपा आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा जो विषय है वो बीकॉम पार्ट सेकंड के लिए है और जो बुक है हमारी वो कंपनी विधि एवं सचिवन पद्धति है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, हमारा जो टॉपिक है आज का विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है संचालकों की नियुक्ति। तो किसी भी संस्था को चलाने के लिए संचालक या संचालक मंडल की आवश्यकता होती है। उन संचालकों की नियुक्ति कैसे करनी है, तो आज हम संचालकों की नियुक्ति कैसे करना है इसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले और समझने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो को देखने से पहले, इससे मैंने पहले एक वीडियो बनाया था संचालकों को लेकर ही, 2 वीडियो पहले डाल चुके हैं। एक बार उन वीडियो को आप जरूर देख लें। जब आप उन वीडियो को देखेंगे और समझेंगे और उसके बाद में इस वीडियो को देखते हैं तो आपकी एक समझ की लाइन बन जाएगी, आपके जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएंगे। ठीक है विद्यार्थियों, आइए अब हमारा टॉपिक प्रारंभ करते हैं। एक एक शब्द को बोलता हूं और आपको उसको समझना भी है। यहां पर लिखा है विद्यार्थियों संचालकों की नियुक्ति। हमारा टॉपिक है संचालकों की नियुक्ति। यहां पे लिखा है बीकॉम पार्ट सेकंड और यहां पे लिखा है विद्यार्थियों नियुक्ति की विधियां, अर्थात हम संचालकों की नियुक्ति जो करेंगे वो कौन सी विधियों से करेंगे। तो संचालकों को नियुक्त करने की कुल मिला के 6 विधियां विद्यार्थियों यहाँ पे लिखी हुई है। कुल मिला के 6 विधियां हैं जिससे हम संचालकों की नियुक्ति कर सकते हैं। उन 6 विधियों को हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो आप एक एक पॉइंट को उठाते हैं और उसको हम पढ़ते हैं। तो नियुक्ति की विधियां जो है, इसका पहला जो पॉइंट है विद्यार्थियों वह प्रथम संचालकों की नियुक्ति। अर्थात जब कंपनी का निर्माण होता है, कंपनी का समामेलन होता है, तो उस कंपनी को चलाने के लिए हमें संचालकों की आवश्यकता होती है। तो प्रथम बार जो व्यक्ति संचालक बनेंगे वो कौन होते हैं। तो यहाँ पर कंपनी का निर्माण होने के जब किया जाता है तब अगर संचालक बन गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती। संचालक अगर बना दिए गए हैं तो कोई समस्या ही नहीं है। परंतु अगर संचालक नहीं बने हैं तो कंपनी अधिनियम के अनुसार हम उनको संचालक मानेंगे जिन्होंने अभिदाता के रूप में कंपनी के प्रपत्रों में अपने सिग्नेचर किए हैं। अर्थात जो भी अभिदाता होंगे जिन्होंने कंपनी के निर्माण के समय सिग्नेचर किए थे, हम उन्हें क्या मान लेंगे विद्यार्थियों, संचालक मान लेंगे। प्रथम संचालक हम उन्हीं को ही मानेंगे। ठीक है विद्यार्थियों। दूसरा इसका कंपनी या सदस्यों द्वारा नियुक्ति। तो पहले में तो हमने मान लिया है, परंतु दूसरी जो स्थिति है, दूसरा जो पॉइंट है विद्यार्थियों इसका, ये पॉइंट कहता है कि कंपनी या सदस्यों द्वारा नियुक्ति, अर्थात कंपनी भी नियुक्त कर सकती है और कंपनी के सदस्य भी संचालकों की नियुक्ति कर सकते हैं। तो किस प्रकार से हम कंपनी के सदस्य जो होंगे वो संचालकों की नियुक्ति करेंगे। ठीक है। तो कंपनी में क्या होगा, 2 प्रकार की बैठक होती है, 2 प्रकार की सभा होती है। एक होती है साधारण सभा, एक होती है प्रथम वार्षिक साधारण सभा। अंतर इतना सा है कि ये प्रथम वार्षिक है, ये वार्षिक साधारण सभा है, और यहाँ पर क्या है, प्रथम साधारण सभा। तो कंपनी सदस्यों द्वारा ये 2 तरीके हैं जिससे वो संचालकों की नियुक्ति कर सकती है। तो पहला जो है इसका वो है प्रथम साधारण सभा में नियुक्ति। तो कंपनी के जो भी सदस्य होते हैं वो सामान्य रूप से, अनौपचारिक रूप से एक बैठक बुलाते हैं। बैठक मतलब मीटिंग जो होती है
वो एक सभा बुलाते हैं, एक बैठक बुलाते हैं, और बैठक बुलाने के बाद में वहां पर संचालकों की नियुक्ति कर देते हैं। परंतु एक विशेष बात ध्यान रखनी योग्य है विद्यार्थियों, कि जिन संचालकों की हम नियुक्ति कर रहे हैं उन्हें बारी से निवृत्त होना होता है। बारी से निवृत्त होने का मतलब यह है कि एक निश्चित समय अवधि के पूरे होने पर 1/3 संचालकों को, 1/3 संख्या में जो संचालक होंगे उनको प्रतिवर्ष निवृत्त होना होता है, उनको रिटायरमेंट लेना होता है। 1/3 संचालक जो होंगे उनको प्रतिवर्ष रिटायर होना आवश्यक है। ठीक है विद्यार्थियों, लेकिन ये कहाँ पे करना है हमें? प्रथम साधारण सभा में। और डिट्टो ये की यही चीज हमें प्रथम वार्षिक साधारण सभा, ये वार्षिक साधारण सभा है, इसमें भी हमें क्या करना होता है कि 1/3 जो संचालक होंगे हमारे वो प्रतिवर्ष निवृत्त हो जाएंगे, उनकी निवृत्ति होना आवश्यक है। तो इसमें अंतर क्या हुआ विद्यार्थियों? इसमें से केवल एक ही अंतर देखने को मिलता है कि ये जो सभा है वो अनौपचारिक सभा भी हो सकती है। कंपनी लॉ में लिखा हुआ नहीं है कि आप प्रथम साधारण सभा करो, वो अपनी इच्छा से कर सकते हैं, परंतु वार्षिक सभा जो है, प्रथम वार्षिक सभा जो है कंपनी नियम के अनुसार ये करनी ही होती है, और इसका भी नियुक्ति के लिए या संचालकों की नियुक्ति के लिए उपयोग किया जा सकता है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे चलते हैं हम। हमारा तीसरा पॉइंट है संचालक मंडल द्वारा नियुक्ति। तो संचालक मंडलों के द्वारा भी विभिन्न संचालकों की नियुक्ति की जा सकती है। तो संचालक मंडल क्या होता है, जो हम पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आप पहले वाले वीडियो को देखें, उसमें संचालक मंडल क्या है इसमें वीडियो में ऑलरेडी है। तो आइए, संचालक मंडल जो होंगे वो 1, 2, 3 और 4 प्रकार के संचालकों की नियुक्ति कर सकता है। याद रखना, संचालक मंडल जो है वो 4 प्रकार के संचालकों की नियुक्ति कर सकता है। अब वो 4 संचालक कौन कौन से होते हैं देखिए विद्यार्थियों। पहला संचालक है अतिरिक्त संचालक। अतिरिक्त संचालक का मतलब होता है कि जब कंपनी में संचालकों की संख्या कम हो और संचालक मंडल को यह लगता है कि हमें कुछ अन्य संचालक भी बनाने चाहिए ताकि हमारा काम जो है आपस में बढ़ सके, कार्यभार बढ़ने पर हम अतिरिक्त संचालकों की नियुक्ति भी कर सकते हैं। तो वो कौन करेगा? संचालक मंडल द्वारा की जाएगी। तो ऐसे जो अतिरिक्त संचालकों की नियुक्ति कर रहे हैं वो संचालक कहलाते हैं अतिरिक्त संचालक। ठीक है। दूसरा विद्यार्थियों, वैकल्पिक संचालक। वैकल्पिक संचालक क्या? वैकल्पिक संचालक का मतलब होता है कि कई बार कोई बड़ी संस्था है तो वहां के संचालकों को किसी अन्य जगह जाना होता है। तो हम ये मान लेते हैं कि किसी संस्था के संचालक जो है वो 3-4 महीने के लिए या 2-4-7 महीने के लिए या 1 महीने के लिए किसी अन्य जगह चले जाते हैं, किसी कार्य में व्यस्त हो जाते हैं। तो उस समय कंपनी की बागडोर को संभालने के लिए तो विभिन्न संचालकों की आवश्यकता होती है जो कंपनी के दिन प्रतिदिन के कार्य को देख सके। तो ऐसी अवस्था में जो संचालक मंडल जो होगा वो क्या करेगा? एक वैकल्पिक जो संचालक होंगे इनकी नियुक्ति कर देगा। अर्थात वो जब जा रहे हैं संचालक मंडल 2-4 महीने के लिए बाहर जा रहे हैं तो कंपनी के बागडोर कौन संभालेगा? तो कंपनी के बागडोर को संभालने के लिए संचालक मंडल अन्य संचालक व्यक्ति होंगे उनमें से संचालक नियुक्त कर जाएंगे। परंतु ये संचालक तभी तक बने रहेंगे जब तक कि वो बाहर गए संचालक वापस कंपनी में नहीं आ जाते। जब वापस कंपनी में अपना कार्य पूरा करके आ जाएंगे तो वैकल्पिक संचालक जो होंगे उनको स्वतः ही निवृत्त होना पड़ेगा। ठीक है विद्यार्थियों। तीसरा इसका आकस्मिक रिक्त पद संचालक। किसी भी घटना से आकस्मिक रूप से अगर किसी जो कोई भी संचालक है उसका पद जो है
रिक्त हो जाता है, खाली पद हो जाता है, तो ऐसी अवस्था में संचालक मंडल जो होगा वो किसी को भी जो योग्यताधारी व्यक्ति हो उसे संचालक बना सकता है। कब बनाएगा? वो आकस्मिक रिक्त पद होने पर, अर्थात कभी कभी अचानक ही संचालक का पद रिक्त हो जाता है, से अन्य कारण से रिक्त हो जाता है और हमें तत्काल संचालक की आवश्यकता है। तो ऐसी अवस्था में संचालक मंडल जो होगा वो व्यक्तियों को आकस्मिक पद रिक्त संचालक के पद पर बिठा देता है। और ये कब तक बना रहता है? कि तब तक बना रहेगा जब तक वार्षिक साधारण सभा के अंतर्गत कोई नए संचालकों की नियुक्ति नहीं हो जाती। ठीक है विद्यार्थियों, आगे चलते हैं हम तीसरे का चौथा है विद्यार्थियों। तीसरे के 4 पॉइंट हैं। पहला है अतिरिक्त संचालक, दूसरा है वैकल्पिक संचालक, तीसरा है आकस्मिक रिक्त पद संचालक और चौथा है नामांकित संचालक। तो अब हम नामांकित संचालक के बारे में पढ़ेंगे। नामांकित संचालक कौन होते हैं विद्यार्थियों? नामांकित संचालक ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी नियुक्ति या नियुक्ति का आग्रह है किन्हीं बाहरी संस्थाओं द्वारा किया जाता है। जिसे कई प्रकार के वित्तीय संस्थान हो सकते हैं, साहूकार हो सकते हैं, ऋण पत्रधारी हो सकते हैं, या अन्य कोई संस्था हो, वो कंपनी में अपना एक विशेष स्थान रखती हो, संस्था में अपना विशेष स्थान रखती हो, तो वो क्या करेंगे? वो व्यक्ति जो होगी, वो संस्थान जो होगी, उस कंपनी के संचालक की नियुक्ति के लिए किन्हीं व्यक्तियों के नाम प्रेषित करेगी। तो जिन व्यक्तियों को नाम प्रेषित संचालक पद के लिए किया जा रहा है, तो ऐसे संचालक जो व्यक्ति होंगे, संचालक पद के लिए जो व्यक्ति होंगे, वो व्यक्ति ही कहलाएंगे नामांकित संचालक। ठीक है विद्यार्थियों, क्या कहेंगे इनको? नामांकित संचालक कहेंगे। तुमने 3 पॉइंट पढ़ लिए हैं। ठीक है विद्यार्थियों, अब चलते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। चौथा जो पॉइंट है इसका, वो ये कहता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा नियुक्ति। आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा नियुक्ति। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा नियुक्ति क्या? आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा नियुक्ति का मतलब यह है कि कई प्रकार की जो बड़ी संस्थान होती है या छोटी संस्थान होती है, उन संस्था के अंदर क्या होता है कि जो छोटे तबके के शेयर होल्डर होते हैं, छोटे अंशधारी होते हैं, छोटे ऋण पत्रधारी होते हैं, उनके ऊपर कोई सुनता ही नहीं है, उनको इग्नोर करने लगते हैं। तो वहां पर उनकी बात रखने वाला कोई संचालक मंडल में होना चाहिए। तो इसके सॉल्यूशन के लिए जो छोटे अंशधारी जो होते हैं, जिन्होंने थोड़ी मात्रा में अंश ले रखे हैं या कुछ मात्रा में ऋण पत्र ले रखे हैं, तो अपनी बात को ऊपर पहुंचाने के लिए अपनी तरफ से एक संचालक की नियुक्ति करते हैं। तो ऐसे संचालक कहलाते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा नियुक्त संचालक। ठीक है, और ये जो संचालक होंगे, अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा नियुक्त संचालक जो होंगे, ये 3 वर्ष में एक बार नियुक्त, सामान्यतः 3 वर्ष में एक बार नियुक्त किए जाते हैं। सामान्यतः 3 वर्ष में एक बार की नियुक्ति करना आवश्यक है, सामान्यतः, ये जरूरी नहीं है। और नियम वही रहेगा कि कुल का 1/3, कुल का जो कुल संचालक होंगे उनसे 1/3 संचालक जो होंगे वो क्या होंगे? अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा नियुक्त संचालक ही होंगे। 5वां विद्यार्थियों हमारा अधिकरण के आदेश द्वारा नियुक्ति। अधिकरण का आदेश अर्थात कंपनी अधिनियम को चलाने वाले या भारत में जितनी भी कंपनियां हैं जो यहाँ पर काम कर रही है, उन पर कंट्रोल करने वाली जो विभिन्न संस्थानें जो होती है, उन सभी संस्थानों को मिला के कहते हैं अधिकरण, जो गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है। ठीक है, तो जब अधिकरण ये देखता है कि किसी कंपनी में अन्याय हो रहा है या कुप्रबंध हो रहा है या हानि हो रही है, कौन सी हानि? जन हानि हो रही है, सामान्य व्यक्तियों की हानि हो रही है, तो ऐसी दशा में वो उन सभी संचालकों को हटाकर और किसी अन्य संचालकों की नियुक्ति कर सकती है, उनको आदेश दे सकती है।
तो ये जो स्थिति होगी इसे हम क्या कहेंगे, अधिकरण द्वारा संचालकों की नियुक्ति कहेंगे। ये कब की जाती है? सामान्यतः देखा गया है, एक तो अन्याय होने पर, कंपनी में किसी प्रकार का अन्याय हो रहा है तो अधिकरण आदेश दे सकता है कि आपको संचालक मंडल को परिवर्तन करना होगा, उसको परिवर्तित करना होगा और नए संचालक की नियुक्ति करनी होगी। और दूसरा इसका जो है इंपोर्टेंट वह कुप्रबंध, अगर इसका प्रबंध कुप्रबंध है, अगर इसका प्रबंध जो है वो गलत है तो ऐसी स्थिति में भी अधिकरण जो होगा संचालकों को हटाकर नए संचालकों की नियुक्ति के आदेश दे सकती है। ठीक है विद्यार्थियों, इसका अंतिम जो बिंदु है वो केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्ति। तो कई बार ये देखा गया है, कई बार ऐसा देखा गया है कि संचालक मंडल जो होता है, संचालक मंडल जो होता है वो एक साथ ही अयोग्य हो जाता है या त्याग पत्र दे देता है या अन्य किसी एक्सीडेंट के कारण अचानक ही सारे के सारे संचालकों का पद रिक्त हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारी केंद्रीय सरकार है, हमारी केंद्रीय सरकार जो है वो अक्सर सार्वजनिक कंपनी में देखा जाता है विद्यार्थियों। तो हमारी केंद्र सरकार जो होगी वो नए संचालकों की नियुक्ति के आदेश देगी, क्योंकि अगर नए संचालकों को नियुक्त नहीं किया जाता है और कंपनी को संचालक भी नहीं है तो ऐसी स्थिति में कंपनी को, कंपनी के विभिन्न सदस्यों को, विभिन्न जगह को, वित्तीय संस्थानों को बहुत बड़ी हानि हो सकती है, उनको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो जल्दी से जल्दी केंद्र सरकार ये आदेश दे देती है कि ये जो है इनमें जो संचालकों के पद रिक्त हो गए हैं उन संचालकों की नियुक्ति अतिशीघ्र की जाए। अब अगर यहाँ पर अतिशीघ्र संचालकों की नियुक्ति हो जाती है तो यहाँ पर हानि के चांसेस जो है काफी कम हो जाते हैं। इसलिए कभी कभी केंद्र सरकार भी क्या करती है, संचालकों की नियुक्ति के आदेश दे देती है। ठीक है विद्यार्थियों, तो हमने मोटी मोटी चीजें जो है संचालकों की नियुक्तियों पढ़ ली है। गहन अध्ययन के लिए आपको बुक ही पढ़नी पड़ेगी, लेकिन मोटे मोटे रूप से ये क्या होता है, कई विद्यार्थियों को ये पता नहीं है कि अतिरिक्त संचालक क्या है, वैकल्पिक संचालक क्या है, आकस्मिक संचालक क्या है, नामांकित संचालक क्या है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा संचालक क्या होता है। तो इस वीडियो को देखकर हम ये समझ सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद।